डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम कल 28 नवंबर को हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया होगा। आप सबके माइंड में क्यूरियोसिटी होगी आंसर कीज़ को लेके। आज हम करने वाले हैं राजस्थान जुडिशियल सर्विस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका कंप्लीट एनालिसिस। ठीक है, तो आगे चलते हैं विदाउट डिले। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई कैन अंडरस्टैंड योर क्यूरियोसिटी। लेकिन फ्रेंड्स, विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास जो यहाँ पे बुकलेट है, ये आपका डी जो है आपके पास अलग हो सकता है। जो डी कोड था, डी कोड का हम विश्लेषण करने वाले हैं। हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो किसका है? डी का है। तो इतना ध्यान रखेंगे, डी है। आप अपने क्वेश्चन इससे मैच कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इंस्ट्रक्शंस आपने अच्छे से पढ़ी ली थी। अब यहाँ पे कई तरह के डाउट स्टूडेंट्स को है कि कट ऑफ क्या जाएगी, तो कट ऑफ वगैरह के बारे में भी हम यहाँ बाद में बात करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो एक मॉडरेट लेवल यहाँ पे था। बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस थे यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड एरिया से क्वेश्चन लिए गए थे। अभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन बैक सीरीज़ आपको मिला होगा, क्वेश्चन पेपर का जो बुकलेट है ये आपको साथ में एग्ज़ाम सेंटर से मिला होगा। अगर नहीं है तो सेम पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको विद सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके प्रिंट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर किसी वजह से आप एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए थे। तो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, ये थोड़ा सा क्विक रखेंगे हम, सो दैट कि एक बार आपकी क्यूरियोसिटी आंसर की कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। डी सेट की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर कोड क्या है? डी है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 व्हेन अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज टेकन बाय इटसेल्फ कैन एंड ought to be specifically performed stand on a separate and independent footing from another part of the same contract which cannot or ought not to be specifically performed। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। द कोर्ट में डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मर पार्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है व्हाट इज मेंट बाय स्टेचुटरी इंटरप्रिटेशन। देखिए, पार्लियामेंट जो करती है वो बिल पे करती है, तो ये आपका आंसर हो नहीं सकता है। हाउस ऑफ कॉमन है नहीं हमारे यहाँ पे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं है, तो लॉजिकली अगर आपने लगाया होगा तो भी आपका आंसर इसका सी है। 3 नंबर जो है इसका आंसर था। न्यायालयों के द्वारा संविधाओं का निर्वचन। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अटैच टू अर्थ डजंट मीन क्या होता है? ग्रोइंग क्रॉप्स। ये आपने वहाँ की डेफिनेशन में देखा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका 3। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग पे आ जाते हैं। अंडर सेक्शन 15 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 एक्सक्लूशन ऑफ टाइम इज नॉट एप्लीकेबल टू। सेक्शन 15 किस पे नहीं आता है? तो ये अपील्स के ऊपर नहीं आता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? अपील हो जाएगा। 5 जो है राजस्थान कंट्रोल एक्ट से पूछा गया था कि जो सेक्शन 32 का 1 है अफेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए किसी पर भी इफेक्ट नहीं पड़ा था। द ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन। देखिए, थर्ड पर्सन लाइबिलिटी कब लेते हो? क्या बनना पड़ता है आपको? गारंटर बनना पड़ता है, तो इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो जाएगा। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ऑन द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22E। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को इसलिए रहा कि 22E में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। ठीक है, 22E तो सिर्फ एप्लीकेशन लगाने की बात कह रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? यहाँ आपका आंसर ₹100 है। और ये कहाँ दिया गया है? जब सेक्शन 28 का सब सेक्शन 3 पढ़ते हैं आप, किसका? राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 अंडर द प्रोविजन ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्विजिट रिगार्डिंग इंस्पेक्शन ऑफ रेंटेड प्रीमिसेस। देखिए, जो सेक्शन 25 है किसका? राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का, ये इंस्पेक्शन की बात यहाँ पे करता है। तो आंसर आपका जो है वो अगर उसको आप लैंग्वेज पढ़ते हैं 25 की, वहाँ 7 डेज भी दिया गया है, डे टाइम भी दिया गया है, और इट शैल नॉट बी कैरिड आउट मोर देन वंस इन 3 मंथ्स, ये भी दिया गया है। लेकिन सच इंस्पेक्शन
shall be carried out in the presence of tenant, ये नहीं दिया गया तो आंसर will be 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर इनवाइटिंग टेंडर क्या है? ये इनविटेशन फॉर दी प्रपोजल है। क्या है? इनविटेशन फॉर दी प्रपोजल है आपका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 किसी बारे में बात कर रहा है। 10 कह रहा है आपको कि अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सीपीसी के जो उसमें सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग कौन सी नहीं है? देखिए सेक्शन 94 सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग की बात करता है। सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग क्या होती है? देखिए जो आपको सप्लीमेंट कोई हेल्प देती है, फुल रिलीफ नहीं देती। रिसीवर क्या है? हेल्प के लिए है। इंजंक्शन क्या हेल्प के लिए है? टेम्परेरी इंजंक्शन। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट क्या हेल्प के लिए। लेकिन जब आपको परमानेंट इंजंक्शन मिल जाती है तो वो जो है आपका सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग में नहीं आता है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो जाएगा 4। स्थायी व्यादेश अनुदत्त करना जो है ये अनुपूरक कार्रवाई के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अंडर विच सेक्शन इट इज प्रोवाइडेड दैट इन ऑल सिविल प्रोसीडिंग द हस्बैंड और वाइफ, बहुत ही एकदम मलाई क्वेश्चन था। सेक्शन 120 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कि पति और पत्नी, हमने जब इंडियन एविडेंस एक्ट का क्विक रिवीजन किया था तो वहाँ बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं। क्या होते हैं? विटनेस होते हैं, गवाह एक दूसरे के प्रति हो सकते हैं, कंपिटेंट विटनेस है यहाँ पे। उसके बाद 112 में आ जाइए। पेंडिंग प्रोसीडिंग इन रिप्रेजेंटेटिव सूट द डिस्प्यूट इज सेटल्ड बिटवीन दी प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट दे ज्वाइंटली फाइल एन एप्लीकेशन। ठीक है, दोनों ने क्या किया? एक एप्लीकेशन दे दी ज्वाइंटली। तो सूट कॉम्प्रोमाइज करने की यहाँ पे ये बात कह रहा है जब आप ऑर्डर 23 के रूल 10A में जाएंगे, रूल 3B में जाएंगे तो आपका क्या होगा? ऑर्डर 23 रूल 3B। ये किसके लिए बता रहा हूँ मैं? इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कोर्ट फॉलो करेगा तभी आपको वो उसका सॉल्यूशन देगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि अंडर द सीपीसी इन वन सिचुएशन contract of engagement of a lawyer by party to suit will be deemed to continue even after death of that party, which is that situation। तो कब तक कंटिन्यू रहता है? देखिए जब तक कि वो कोर्ट को बता नहीं देता है अबाउट द डेथ ऑफ द पार्टी। ये कहाँ दिया गया? ऑर्डर 23 रूल 10A। मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि उसका स्टैट्यूटरी प्रोविज़न किस स्टैट्यूट में कहाँ पे दिया गया है आपके आंसर का, जिससे कि आप आंसर के बारे में श्योर हो सकें। 14 में कुछ नहीं करना, इंडेक्स बेस्ड है। आर्टिकल 39A ये आपने किसी ने गलत नहीं किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है इस चीज़ का। रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 का क्या है? ये आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड बात करता है, जबकि 226 का जो है स्कोप इससे ज़्यादा वाइडर है। तो यस, द आर्टिकल 226 कैन बी इन्वोक्ड टू एस्टेब्लिश फंडामेंटल राइट्स एंड एनी अदर राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपका किस बारे में बात कर रहा है? 16 आपको कह रहा है कि अंडर द कोड ऑफ सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। डिक्री की बात कर रहा है, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपका पता लग जाएगा पढ़ते हैं कि आंसर नंबर तो 4 है। एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। डिक्री के अंतर्गत कोई ऐसा न्याय निर्णय सम्मिलित है जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। तो 4 विल बी योर आंसर। 17 अगेन राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इसने लोकल एक्ट से उठाए हैं, मीन्स माइनर एक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा है, मेजर से कम है। पहली ऑब्जर्वेशन तो है ये। ठीक है, तो चलिए डील करेंगे हम सारी चीज़ें। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में जो एप्लीकेशन लगाई जाती है अंडर सेक्शन 23 दैट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाई रेंट अथॉरिटी विद इन कितना टाइम दिया गया है? 60 डेज। 60 डेज का समय यहाँ पे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिफ्ट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज करेक्ट। गिफ्ट के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट आपकी
करेक्ट है, क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है, अगर डोनी की डेथ हो जाती है बिफोर एक्सेप्टेंस तो गिफ्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट डिले। 19 आपका इंटरप्रिटेशन से आया था। अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ इंटरप्रिटेशन द मीनिंग ऑफ वर्ड इज टू बी जज्ड बाय द कंपनी इट कीप्स, यानी कि उसके साथ में जो शब्द दिए गए उन्हीं शब्दों के साथ उसका अर्थ लगाया जाना चाहिए। तो ये आपका आता है नोसिस्टर एस सोसिस, इसका आंसर आपका 3 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बात कर रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुडिक्शन, यहाँ पे बात करता है कितने मिनिमम 5 जजेज यहाँ होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। देन बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है कि उट रिस मैजिस वॉलेट क्वान प्रेट इज आल्सो नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। 22 लिमिटेशन एक्ट में क्या डिफाइंड नहीं है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज डिफाइंड है, बॉन्ड डिफाइंड है, प्रोमिसरी नोट डिफाइंड है, चेक जो है वहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा चेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है 23 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चैप्टर 8 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम इज इनकरेक्ट, कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, दिस चैप्टर अप्लाई टू इंस्ट्रूमेंट विच आर फॉर टाइम बीइंग बाय लॉ और कस्टम नेगोशिएबल, इसके ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी इनकरेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे आ जाते हैं। अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी of which he is not the owner may not compel specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession in which of the following cases, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा when thing is claimed is not held by defendant as the agent or trustee of the plaintiff। ठीक है भाई, अगर उसका एजेंट और ट्रस्टी नहीं है तो तब तक वो उसके ऊपर नहीं किया जा सकता। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं कि अंडर द लिमिटेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है ये आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव है ये यहाँ पे नॉट लग जाता है, नॉट एक्सक्लूसिव है। ठीक है, नॉट एक्सक्लूसिव लिखा हुआ वहाँ पे, तो टॉट की डेफिनेशन को थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 25 इसका आंसर हो जाएगा 1। देन क्वेश्चन नंबर 26 है कि अंडर द सीपीसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस साइंड डज नॉट इंक्लूड, जब आप सेक्शन 2 का सब सेक्शन 20 पढ़ते हैं किसमें, सीपीसी में, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा जजमेंट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट आ जाता है कि टू इन्फोर्स द राइट ऑफ प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन क्या होते हैं, सुफा का मुकदमा जो होता है। इसमें देखिए जब आर्टिकल 97 किसका देखेंगे, लिमिटेशन एक्ट का, लिमिटेशन एक्ट के जो शेड्यूल है उसमें आर्टिकल 97 देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1 ईयर। काफ़ी इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ दिए गए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 फॉर अ पीरियड ऑफ डैश अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट विदाउट परमिशन ऑफ हाउस इज एब्सेंट। इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो गए, कमेंट्स मैंने देखे स्टूडेंट्स के, लोगों ने 120 डेज टिक किया, नहीं, यहाँ पे आपका आंसर 60 डेज रहेगा। क्या रहेगा, 60 डेज रहेगा। 60 डेज 2 क्वेश्चंस के आंसर हो गए आपके यहाँ पे। चलिए 32 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, बिल्कुल सही है। द प्राइमरी एविडेंस मीन्स डॉक्यूमेंट इट सेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, बिल्कुल सही है। देखिए 61, 62 काउंटर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर एज अगेंस्ट द पार्टीज हु एग्जीक्यूट देम कम्स अंडर द सेकेंडरी एविडेंस, इसमें थोड़ा सा हमें गड़बड़ लग रही है। ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, बिल्कुल सही है, 60 यही बात कह रहा है। जो 3 है ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो काउंटर पार्ट्स होते हैं जो पार्टी एग्जीक्यूट करती है उसके लिए वो सेकेंडरी नहीं होते हैं, प्राइमरी में ही आते हैं। ठीक है, 37 देख लीजिए। ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर अडल्ट्री विद सी एज वाइफ, बी डिनाइज दैट सी इज एज वाइफ बट दी
कोर्ट कन्विक्ट्स बी फॉर ऑफ अडल्ट्री, आफ्टरवर्ड सी इज प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगैमी इन मैरिंग बी ड्यूरिंग एज लाइफ टाइम। सी ने क्या कहा कि दैट सी नेवर वाज एज वाइफ, द जजमेंट अगेंस्ट दी बी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट है, इज इररिलेवेंट अगेंस्ट सी। ये बिल्कुल इलस्ट्रेशन बेस्ड दिया गया है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन पहले भी कई जगह पूछा जा चुका है। 363 में जहाँ पे मेमिंग और आपका बैग भीख वगैरह मांगने के लिए जो लिया जाता है, तो यहाँ भी देखिए किडनैपिंग की बात की गई है। और जब किडनैपिंग आता है कहाँ, फ्रॉम अ लॉफुल गार्जियनशिप, तो वहाँ पे फीमेल अंडर 18 ईयर्स एज होता है, मेल कितना होता है, मेल 16 होता है। ठीक है, पर्सन वर्ड वहाँ यूज नहीं किया गया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। 39 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 इज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। कब आया था, 23 दिसंबर 1986 को आया था। विथ स्टेटमेंट ऑन रेफरेंस टू सेक्शन 101 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 इज रॉन्ग। क्या रॉन्ग है यहाँ पे, सेकंड अपील यहाँ लाई करती ही नहीं है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सेकंड अपील जो है यहाँ पे लाई नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 41 बीइंग इन पोजेशन ऑफ फॉल्स वेट्स एंड मेजर्स, यहाँ 266 जो है वो बात करता है आपका। ठीक है, जो 264 है वो तो इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा है, तो 266 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 42 बात कर रहा है कि अंडर सेक्शन 32 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पोक्सो जो है 2012 का जो एक्ट है उसका सेक्शन 32 क्या कह रहा है, पर्सन शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्या हो गया कि जो सेक्शन 24 पढ़ते हैं ना सीआरपीसी का, वहाँ आपने पढ़ा कि पीपी बनने के लिए कितना चाहिए, 7 साल, और स्पेशल पीपी बनने के लिए चाहिए 10 साल। इस चीज़ ने यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट जरूर किया है कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में, लेकिन देखिए 10 साल तो था ही नहीं यहाँ पे, तो कंफ्यूज ही नहीं होना था। तो आपको क्या है यहाँ पे 7 ईयर्स की प्रैक्टिस चाहिए, नॉट लेस देन 7 ईयर्स एज एन एडवोकेट। ठीक है, 43 है, अंडर द इंडियन पीनल कोड 1860 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पनिशेबल ऑफेंस। देखिए इसके ऊपर हमने प्रिपरेशन की बात हम बहुत अच्छे से कर चुके थे पहले भी। कमिटिंग डकैती ये बिल्कुल पनिशेबल है, वेजिंग वॉर 122 126 ये सारे क्या हैं, पनिशेबल है, सिर्फ इनका मेयर प्रिपरेशन पनिशेबल है। लेकिन भैया मैं घर पे पिस्टल लेके रख ली, मैंने लाइसेंस्ड वाली है कि मैं उसको मारूंगा, मैंने प्लान कर लिया लेकिन मारा नहीं है, तो ये पनिशेबल ऑफेंस में नहीं आता आईपीसी के। तो क्या है, 43 विल बी योर आंसर। 44 कहते हैं द जजमेंट पास्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 319 की जो एप्लीकेशन लगती है FIR कॉलम नंबर 2 की, हमने वहाँ बात की थी, ये केस हमने बहुत अच्छे से तब डिस्कस किया था क्लास में, आपको याद होगा। 319 में मैंने आपको एक स्टूडेंट वाला केस भी बताया था कि अगर कोई गर्ल है और वो माइनर है और स्टूडेंट है तो उसके बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छा एक केस लॉ बताया था, आपको ध्यान होगा। 44 या 45 क्या कह रहा है फिर कि ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 144 धारा 144 लगती है, कितने समय के लिए लगती है, 2 महीने के लिए, और इसको स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा सकती है 6 मंथ के लिए। कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट 2 महीने के लिए लगा सकता है। 143 टू 147 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब आया था, 6 फरवरी 2003 को ये आया था आपका। कब आया था, 6 फरवरी 2003 को यहाँ पे आपका जो ये सेक्शन 740 और 47 ये फोर्स में आए थे। द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट JJ एक्ट जो है 2015 का, हु मे नॉट बी डेजिग्नेटेड एज चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, तो इसका जो आंसर है हेड कांस्टेबल रहेगा। हेड कांस्टेबल को नहीं कर सकते हो, ASI या सब इंस्पेक्टर हो सकता है। 48 क्या बात कह रहा है कि आईपीसी के अंदर इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल एक्सीड 3 मंथ। 3 महीने से अगर कम है तो कितना, 14 डेज वन टाइम मिलता है, और 3 महीने से अगर ज़्यादा है तो 7 डेज एक बार मिलता है, तो 7 डेज शुड बी योर आंसर। 49 हाउ मैनी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 3 JJ एक्ट के, कितने हैं, 16 प्रिंसिपल वहाँ पे टोटल आपको दिए गए हैं। देन 50 में आ जाइए, विच प्रोविजन ऑफ द CRPC डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हम कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ हमने बहुत अच्छे से चर्चा की थी कि 54A जो है आपका ये कहाँ पे CRPC में इसका प्रावधान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 51, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट रूल्स कैन बी फ्रेम्ड बाय, ये हमने क्विक रिवीजन जो किया था एक दिन पहले, कब किया था, फ्राइडे को किया था, और हमने जो डिस्कस किया वही क्वेश्चन आया है, देखिए बिल्कुल। 4 विल बी योर आंसर, स्टेट गवर्नमेंट विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 52 क्या कह रहा है, व्हेन पर्सन थिंग्स ही इज बाउंड बाय लॉ, जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76, तो क्या है यहाँ पे, बाउंड बाय लॉ। 52 का जो 1 है वो आपका आंसर हो जाएगा। 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 320 किसकी बात करता है, आपके कंपाउंडेबिलिटी की बात करता है कि कब कंपाउंड कर सकते हैं। तो 53 में जो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि द कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस बिफोर चार्ज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्या है, करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। आपको ध्यान देना है, नेगेटिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 54 अब क्या कह रहा है कि 54 कह रहा है, वाइल रिलीजिंग द ऑफेंडर आफ्टर एडमोनिशन अंडर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट नीड नॉट टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन ऑफ द कोर्ट, नंबर ऑफ प्रीवियसली रजिस्टर्ड केस अगेंस्ट एक्यूज, नेचर ऑफ ऑफेंस बिल्कुल होता है, कैरेक्टर होता है, देखिए पनिशमेंट भी होती है। मैं यहाँ पे इसके क्वेश्चन नंबर 1 के साथ क्यों जाना चाहता हूँ, देखिए पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस, क्योंकि एडमोनिशन में क्या है, कंडीशन दी गई है कि 2 साल से कितना कम की सजा का प्रावधान होना चाहिए। सेक्शन दिए गए हैं 379, 380, 381, 404 और 420, ये आपके आईपीसी की धाराएं दी गई हैं। तो भैया कन्विक्शन पनिशमेंट तो आपको देखनी ही पड़ेगी, बट आई विल गो विद द आंसर 1। ये थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन मुझे ज़रूर लगता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे आपको आंसर 4 भी मिल सकता है कहीं पे, बट आई विल गो विद द आंसर 1। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इसका सही आंसर क्या लगता है। 55 पे चलते हैं कि जो पोक्सो है आपका, उसका सेक्शन 23 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसने देखो नेगेटिव चीज़ें पूछी है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो 55 में क्या करेक्ट नहीं है आपका। तो जो 3rd है, ऑन द कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 and 2 सेक्शन 23 द एक्यूज शैल बी लाइबल टू बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे 1 ईयर है। अगर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो 1 ईयर दिया गया है, बट ये 2 ईयर वाला है ही नहीं, और न लेस देन नहीं है, विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर है, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी 3 यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 56 यहाँ क्या कह रहा है कि ऑफेंस अंडर सेक्शन 232 ऑफ आईपीसी क्या होते हैं, ऑफेंस यहाँ पे क्या माने जाते हैं, ये दीज आर कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो सेकंड जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। 57 सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी, कोर्ट डायरेक्ट ऑफेंडर टू बी प्रिजन इन डिफॉल्ट द पेमेंट ऑफ फाइन। जब सीआरपीसी भी हमने की तो सेक्शन 30 ऑफ सीआरपीसी को किसके साथ पढ़ा था, सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी, और वहाँ बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया था कि 1/4 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। 58 पे आ जाइए। अंडर द प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन from Domestic Violence Act 2005 which of the following statement regarding protection order is wrong। तो 58 में जो है आपका, upon the sole testimony of aggrieved person the court may conclude that an offence under subsection 1 section 32 has been committed by the accused। ये जो स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 59 अंडर सेक्शन 13 ऑफ आईपीसी द डेफिनेशन ऑफ क्वीन, ये आपकी अडेप्शन ऑर्डर 1950, बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लोग इस पे जनरली ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये 1950 में हटा दिया गया था अडेप्शन ऑर्डर 1950 के तहत। 60 कहता है कि ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड इन द इररिलेवेंट फैक्ट। अभी देखिए ए क्या है, ए वाज इन हैबिट ऑफ शूटिंग एट द पीपल विद इंटेंट टू मर्डर देम। ए ऑन अदर ओकेजन शॉट एट बी, भाई ए ने बी के ऊपर चलाया था, क्या उसका प्रीवियस कंडक्ट है, तो ये तो आपका रिलीवेंट हो ही जाएगा। तो ये पूछते कि इसने क्या दिया, द इररिलेवेंट फैक्ट, तो आपको इररिलेवेंट बताना है। ए की हैबिट क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे रिलीवेंट नहीं होता है, तो 1 जो है आपका इररिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। 61 क्या है, विद द रेफरेंस टू सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी
देखिए कंसेंट की वहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है और ये बताया गया सेक्शन 90 में कि क्या कंसेंट नहीं होती है, कंसेंट नहीं होती है। कंसेंट गिवन बाय ए पर्सन हु इज अंडर 15, 14, 13, तो आंसर है 12 ईयर्स की एज का जो है वहाँ पे प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। 62 पे चलते हैं। 62 कहता है कि वेयर एन ऑफेंस अंडर JJ एक्ट द is punishable with imprisonment less than 3 years then such offense shall be, तो क्या हो जाएगा ऐसा ऑफेंस जो कि पनिशेबल कहाँ है आपका 3 साल से कम का है, तो ये नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट रहेगा। चलिए 63 की बात कर लेते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये एक नया एक्ट इस बार ऐड किया गया था राजस्थान जुडिशरी में। तो जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसमें 1/2 ऑफ द वुमेन का होना जरूरी है, तो आंसर विल बी 3। 64 द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 105A ऑफ द कोड ऑफ CRPC आइडेंटिफाइंग इंक्लूड्स, आइडेंटिफाइंग क्या इंक्लूड करता है यहाँ पे, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रूफ दैट द प्रॉपर्टी वाज डिराइव्ड फ्रॉम द कमीशन ऑफ ऑफेंस। आपका 64 का जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 65 देखते हैं। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 to 13 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 shall not apply in case of medical examination of medical treatment of a child। जब देखिए कंसेंट किसकी हो, पेरेंट्स की कंसेंट से चल रहा हो। 65 का क्या है, जब पेरेंट्स की कंसेंट से वो चीज़ चल रही हो। ठीक है, 66 पे चलते हैं। एविडेंस इन प्रोसीडिंग 125, जो मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग है, किसकी मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग है अंडर CRPC, उनको किस ट्रायल में चलाया जाता है, तो देयर सम्मन केस ट्रायल की तरह चलता है। सम्मन केस ट्रायल कहाँ से कहाँ दे रखे हैं, 251 से लेकर 259 तक प्रावधान इसके दिए गए हैं CRPC के अंदर। ठीक है, तो उस तरह से इसका ट्रायल चलेगा। 67 कहता है कि अंडर द कोड ऑफ CRPC सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर पर्सन डिसिमिनेटिंग सीडिशियस मैटर, देखिए सीधी सी बात है, कन्विक्शन वाला अगर आपने याद रखना था तो कन्विक्शन में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं है, बाकी सब में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है। तो डी जो 4th है वो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 67A हो गया। 68 पे चलते हैं। 68 यहाँ क्या कह रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 141 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कंपनी डज नॉट इंक्लूड बिग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को नहीं इंक्लूड करता है। इसको इंक्लूड नहीं करता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को इंक्लूड नहीं करता है। 69 अंडर सेक्शन 41 ऑफ CRPC अमंग द फॉलोइंग पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट हु कमिट्स इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। 69 का जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। 70 बात करता है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 which of the following statement regarding protection officer is correct। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर रिगार्डिंग क्या है कि पेनल्टीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी ऑफ पब्लिक, ऐसी कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा 2। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपके टोटल 70 क्वेश्चन जो थे ये लॉ से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे, लॉ से रिलेटेड थे। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश के हैं, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। तो लॉ के आंसर्स मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए टेलीग्राम चैनल पर भी और यहाँ भी कि आपके कितने आंसर्स यहाँ तक सही बन रहे हैं। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, यहाँ तक आपने देखिए जो हमारे 70 क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं, इन 70 क्वेश्चंस को लॉ से रिलेटेड हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आउट ऑफ 70 आप पे कितने मार्क्स बन रहे हैं। हिंदी और आपका जो इंग्लिश के हैं उनका एक नेक्स्ट वीडियो आपको अभी मिल जाएगा कुछ देर में, उस पर आपको हिंदी और इंग्लिश के भी आपके सारे आंसर्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। इस 70 क्वेश्चन में आपके कितने लॉ के क्वेश्चन ठीक है मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको एम्बिग्यूटी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं और यहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मेरी तरफ से अगर गलत बताया गया है तो प्लीज़ करेक्ट मी आल्सो, क्योंकि मुझे भी आपकी तरह आपके बीच आपका भाई सीखने के लिए ही आप लोगों के बीच में रहता हूँ। और अभी जिन मेरे डियर लीगल एस्पिरेंट्स का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा वो लोग मेंस का प्रिपरेशन शुरू कर दें। अभी हम मेंस की जो सीरीज़ है वो भी स्टार्ट कर देंगे अपने चैनल पर। तो नेक्स्ट वीडियो जो हिंदी और इंग्लिश वाला है उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। हिंदी और इंग्लिश में टोटल आपके 30 मार्क्स हैं और वो 30 मार्क्स तो एकदम हलवा थे हलवा, उसका आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर्स मिल जाएंगे। अभी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।